हेलो दोस्तों, मैं शाहिद हुसैन आपके अपने प्यारे से चैनल एसके आइडियल स्टडी हब पर। ठीक है, मैं आप लोगों को किरचॉफ के नियम पढ़ाने वाला हूँ, किरचॉफ लॉ पढ़ाने वाला हूँ, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, हर साल किरचॉफ का नियम पूछता है, किरचॉफ पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए पूछता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सीखते हैं किरचॉफ का नियम। ठीक, किरचॉफ लॉ सीखते हैं ना, KCL। ठीक है, KCL या KVL। ठीक, किरचॉफ सर्किटल लॉ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं KCL बोलते हैं, KCL किरचॉफ सर्किटल लॉ। और है ना KVL किरचॉफ वोल्ट लॉ, किरचॉफ वोल्ट लॉ, दो इसमें आते हैं। ठीक, चलिए देखिए बात करते हैं किरचॉफ का नियम, ये कैसे इन्होंने नियम अपना दिया। बात करते हैं परिपथ का। ठीक है, तो परिपथ का, तो परिपथ जो होता है वो दो प्रकार का होता है ना। कौन कौन से परिपथ होते हैं भाई? होता है हमारा सरल परिपथ होता है, सरल परिपथ होता है। सरल परिपथ को हल करने के लिए, सरल परिपथ को हल करने के लिए हम लोग ओम का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओम का नियम लगाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सरल परिपथ होता क्या है? तो सरल परिपथ ऐसा परिपथ जिसमें जो है एक प्रतिरोध दे दिया हो, ठीक है, एक जो है कुंजी यहाँ पर हो, ठीक, एक बैटरी इसमें हो, ठीक, एक जो है अमीटर इसमें हो, है ना, ऐसे दे दिया हो आपका। ठीक, तो इस प्रकार के जो है परिपथ को जो है हल करने के लिए, है ना, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा हो, ठीक है, इस प्रकार के परिपथ को हल करने के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं। अब ओम का नियम तो आप लोग जानते हो ना। ओम का नियम कहता है क्या कि R बराबर होता है V/I। अगर हमें धारा निकालना है तो I बराबर होता है V/R से हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग धारा आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें बात करते हैं जटिल परिपथ का। ठीक है, जटिल परिपथ का। ठीक है, तो जटिल परिपथ को हल करने के लिए हम लोग लगाते हैं क्या? हम लोग लगाते हैं किरचॉफ नियम लगाते हैं, किरचॉफ नियम लगाते हैं ना। देखिए सन 1842 ईस्वी में, सन 1842 ईस्वी में, है ना, गुस्टाव किरचॉफ ने जटिल परिपथ को हल करने के लिए कितना नियम दिया? दो नियम दिया था। ठीक है, गुस्टाव किरचॉफ ने जटिल परिपथ को हल करने के लिए दो नियम दिया था, है ना। तो चलिए इनके दोनों नियमों को देखा जाए, है ना। तो इनका जो पहला नियम है ना, प्रथम नियम जो है इनका, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो देखिए दो नियम है, एक संधि का नियम है और एक लूप का नियम है। तो पहले नियम को बोलते हैं संधि का नियम मत समझिएगा। ठीक है, हाँ देखिए संधि का नियम, इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं, JUNCTION, जंक्शन रूल कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जंक्शन मतलब होता क्या है, जैसे आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है, किसी का नाम ऐसे लिखा है, बलिया जंक्शन, मऊ जंक्शन, गोंडा जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन। तो गोरखपुर जंक्शन का मतलब क्या हुआ कि गोरखपुर में दक्षिणी भारत से भी ट्रेन आएगी, तमिलनाडु से भी ट्रेन आएगी और श्रीनगर से भी ट्रेन आएगी। ठीक है, उत्तर से भी आएगी और दक्षिण से भी आएगी। ठीक है, और आकर वहाँ मिलेंगी। और इसका एक और भी मतलब होता है कि कुछ ट्रेनें आएंगी और कुछ ट्रेनें उस स्टेशन से जाएंगी। ठीक है, तो संधि का नियम एकदम सेम टू सेम ऐसे समझना है। देखिए किसी परिपथ में, है ना, किसी दिष्ट धारा परिपथ में, ठीक है, कि किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। नीचे आप लोगों के परिभाषा दे रखा है, इस परिभाषा को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए कि ये जो है बल परिपथ में ये एक संधि है, तो इस संधि पर जो है कुछ ऐसे धाराएं जो है ऐसे आ रही हैं, है ना। देखिए जो धाराएं आती है वो धनात्मक होती हैं, जो धाराएं आती है वो धनात्मक होती है, और जो धाराएं जाती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जो धाराएं जाती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मान लीजिए कि आपका I1 I2 I3, है ना,
और ये हो गया I4, I5, I6। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि संधि पर जो है ये 3 धाराएं आ रही हैं, I1, I2, I3। तो जो धाराएं आती हैं, जो है ना धाराएं है ना, जो धाराएं आती हैं वो धनात्मक होती है। वो क्या होती है? धनात्मक। और जो धारा जाती है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। मतलब उसके आगे क्या लगा देंगे? ऋण चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए बात कर, इसको मिटा दिया जाए, चलिए साथ साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको रिवर्स करके वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि ये जंक्शन हो गया, ये क्या हो गया? ये आपका संधि हो गया। ठीक है, जंक्शन। ठीक, अब इस संधि पर जो है I1, I2, I3 जो है धाराएं आ रही है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। और कौन सी धाराएं जा रही है? -I4, -I5, -I6 जा रही है, इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, देखिए संधि का जो नियम होता है वो होता क्या है? समेशन I बराबर होता है 0 किसी भी संधि पर। ठीक है, जो वैद्युत परिपथ है, वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर समेशन I बराबर 0, यानी कि सभी धाराओं के बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए आपका। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 है ना, मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? I4 प्लस I5 प्लस I6 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये, इसका मतलब यही हुआ कि ये इनकमिंग है ना, इनकमिंग है ना, इनकमिंग करंट CURRENT करंट इक्वल टू I आउट गोइंग। ठीक है, ये तो इनकमिंग था, ये आउट गोइंग CURRENT करंट है ना। मतलब कहने का मतलब कि आने वाली धारा, उस संधि पर आने वाली धारा, वो आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही कहता है हमारा क्या? प्रथम नियम, संधि का नियम कहता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि जो संधि का नियम है, इसमें नोट है संधि का नियम। ठीक है, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण ना नियम का पालन करता है, ठीक है, पालन करता है। इसको भी ध्यान देना है, क्योंकि देखिए दूसरा जो नियम है लूप का नियम, वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, जबकि ये वाला जो नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, चलिए तो हमारा ये रहा प्रथम नियम, रहा संधि का नियम। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं हम लोग ना। आप देखते हैं द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम है हमारा क्या? द्वितीय नियम को हम लोग लूप का नियम बोलते हैं। क्या कहते हैं? लूप का नियम। सेकेंड ला, द्वितीय नियम ना, या इसको बोलते हैं लूप का नियम। क्या बोलते हैं? लूप का नियम बोलते हैं, लूप का नियम। ठीक है, इसी में हम लोगों को KCL मिलेगा और KVL भी मिलेगा। ठीक है ना, किरचॉफ करंट ला और किरचॉफ वोल्ट ला। द्वितीय नियम या लूप का नियम, ला ऑफ लूप। ठीक है, देखिए इसमें कहता क्या है? ठीक है, देखिए इसमें कहता है किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास अथवा विभिन्न खंडों में, बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं है ना उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग है ना उस बंद पास में कार्य करने वाली समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए परिभाषा नीचे लिखा गया है। ठीक है, आप परिभाषा लिख कर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि समेशन I इंटू R, मतलब धारा ना विभिन्न खंडों या पास में प्रवाहित जो है धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का जो है बीजगणितीय योग है ना, उस खंड में कार्य करने वाली, उस खंड या पास में है ना। देखिए पास कैसा है? पास मतलब क्या?
बंद पास होना चाहिए, ठीक है। एक पूरा क्लोज्ड सर्किट हम लोग लेंगे, ठीक है, एक पूरा बढ़िया एक बंद रास्ता ही ले लेंगे हम लोग, उसमें पास में कार्य करने वाली सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि समेशन आई इंटू आर इक्वल टू समेशन ई होता है, ठीक है। ये हमारा जो है नियम होता है, ठीक। परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा में धारा को धनात्मक तथा विपरीत दिशा में धारा को ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग द्वितीय नियम लगाते हैं, है ना, किसी भी परिपथ में या लूप का नियम जब लगाते हैं, ठीक है, किसी भी जटिल परिपथ में सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू सिग्मा ई, मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें ये बात ध्यान में देते हैं कि परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा में, ठीक है, अगर कोई धारा आ रही है तो धनात्मक ले लेंगे, और विपरीत दिशा में अगर धारा आ रही है तो ऋणात्मक ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह से एक और चीज है कि जब धारा सेल में ऋण से धन की ओर, जब धारा सेल में अगर ऋण से धन की ओर प्रवेश करे तो विद्युत वाहक बल हम लोग धनात्मक लेते हैं, लेकिन जब धन से ऋण की ओर, जब धन से ऋण की ओर अगर प्रवेश करे तो उस समय विद्युत वाहक बल क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। आइए मित्रों, हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए, दूसरा नियम लूप का नियम समझा जाए। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है, अभी इसको मिटा दूंगा। और एक सबसे पहले हम लोग एक परिपथ बना लेते हैं, ठीक है, परिपथ बनाकर परिपथ में समझ लेते हैं, ठीक। देखिए, तो हमारे पास ये रहा परिपथ, इसमें मैंने 2 सेल दे दूंगा, इस परिपथ में मैं 2 सेल दूंगा, ठीक है, और 3 प्रतिरोध दे दूंगा। चलिए मैं बीच में ऐसे कर लेता हूँ, ठीक। मैं इसमें 2 सेल दे दूंगा, ये प्लस हो गया माइनस, ये हमारा पहला सेल E1 हो गया। एक सेल में यहाँ दूंगा इसको प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद से मैं एक प्रतिरोध यहाँ लगाऊंगा जिसको मैं R1 बोलूँगा, एक प्रतिरोध मैं यहाँ लगाऊंगा जिसको मैं R2 बोलूँगा, और एक प्रतिरोध मैं यहाँ लगाऊंगा, और ये प्रतिरोध है हमारा क्या, I3 है, ठीक है। देखिए, बात करते हैं, इसमें जो धारा बहेगी, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो E2 है ना। E1 से अलग धारा बहेगी और E2 से अलग धारा बहेगी। E1 से धारा I1 बहेगी और E2 से I2। अब देखिए, ये संधि हो गया, यहाँ पर ये संधि है, ठीक है, तो ये संधि है ना। देखो, अब बात करते हैं कि R2 में I2 धारा बहेगी और R1 में जो है I1 धारा बहेगा, ठीक। अब ये संधि है तो इस संधि पर ये धारा भी जा रहा है और ये धारा भी जा रहा है, यानी कि इधर जो होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, I1 प्लस I2 होगा, है ना। यानी कि इसमें जो है ना, इसमें जो प्रवाही धारा है, इसमें जो प्रवाही धारा है वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ ऐसे, है ना। अब हमारे पास इसको नाम देते हैं A B C D E F, ठीक है। तो हम लोग बंद पास लेते हैं। देखिए, जब हम लोग बंद पास लेते हैं तो हम लोग दिशा का, हम लोग जरूरी नहीं है कि दिशा, अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज में लेंगे तो इसको भी हम लोग क्लॉकवाइज में लें, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज में ले रहे हैं तो इसको एंटी क्लॉक में भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, मैं बैटरी E1 से स्टार्ट करूँगा चलना, A से स्टार्ट करूँगा चलना, ठीक है, मैं बंद पास ले रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए, बंद पास देखिए, ठीक है, इसमें 2 बंद पास बन रहा है, एक तो हमारा ये बन जा रहा है, एक बंद पास ये बन गया, एक बंद पास में इसको बना दूंगा, एक बंद पास, ये पहला बंद पास हो गया, ये दूसरा बंद पास हो गया, ठीक है, 2 बंद पास मिल गए हमें इसमें। अब बात करते हैं कि जो पहला बंद पास है उसमें 2 बैटरी दिया गया है, E1 और E2, ठीक है। तो बंद पास देखा जाए, सबसे पहले मैं A से C चलूंगा और C से मैं D चलूंगा, D के बाद मैं B चलूंगा, B के बाद फिर से मैं A आने वाला हूँ। अभी मैं इसके पहले बताया था कि अगर मैं यहाँ से चलूंगा धारा की दिशा में, भाई ये देखिए, इसका E1 से धारा निकलेगा, क्या निकलेगा, I1 निकलेगा, नीचे आएगा, इधर भी आएगा, ठीक है, I1। तो हम लोग ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ये धारा की दिशा है, धारा की दिशा में ही हम लोग को चलना है, ठीक है। देखिए, बंद पास में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ आएंगे तो यहाँ से चलेंगे, नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद हम लोग, चूंकि द्वितीय नियम कहता क्या है कि समेशन I इंटू आर इक्वल टू
समेशन ई कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समेशन आई इंटू आर निकालते हैं। तो आई इंटू आर निकालने के लिए हम लोग धारा लेंगे। चलिए नीचे लेके आए। इसका R2 का संगत धारा क्या है, R2 का I2 संगत धारा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, ये इसको माइनस लेना पड़ेगा। माइनस क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो चले, हमारी धारा की दिशा तो ये है, लेकिन ये I2 की दिशा क्या है, विपरीत है। अभी मैं लिखवाया था कि धारा के अगर विपरीत अगर कोई धारा बह रही है तो उसको हमेशा ऋण में लेंगे, माइनस में लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा R2 I2, ठीक है। आगे हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक। ऊपर चलेंगे तो देखिए ये धारा की दिशा में I1 है ना, तो मैं इसको जो है प्लस लिखूंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पर R1 I1, क्या लिखूंगा, R1 I1 लिखूंगा इक्वल टू। अब बात करते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल E1 है माइनस से प्लस। मैं बोला था ऋण टर्मिनल से अगर धन टर्मिनल में जो है धारा जा रही है सेल के अंदर, तो वो विद्युत वाहक बल प्लस लेते हैं, ये हो जाएगा E1। और फिर नीचे आएंगे। अब ये प्लस से माइनस में इंटर कर रही है, क्या कर रही है, प्लस से माइनस में इंटर कर रही है, तो मैं माइनस करके ले लूंगा क्या, E2 ले लूंगा। बोलो मित्रों, आप लोग को समझ में आया, ठीक है। तो ये बंद पास, देखिए दूसरा बंद पास, देखिए दूसरा बंद पास हमारे पास है। मैं यहाँ से चलूंगा, E2 बैटरी से चलूंगा, C से चलूंगा, ठीक है। तो हमारे पास बंद पास एक और है, बंद पास है ना, दूसरा बंद पास है। और इसमें देखिएगा मैं चल रहा हूँ कहाँ से, C से मैं चलूंगा E, और E से चलूंगा F, है ना, और F से चलूंगा D, और D से फिर चलूंगा C। तो ये हमारा पूरा बंद पास मिल गया। अब इसमें एक ही बैटरी है E2 और प्रतिरोध कितने हैं, R3। चलिए देखा जाए R3 में धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I1 प्लस I2। तो मैं यहाँ पर I1 प्लस I2 लिखूंगा, है ना, और इनटू में इसके संगत प्रतिरोध का गुणा करूंगा, यानी कि R3 हो जाएगा। प्लस करूंगा मैं, फिर ऊपर बढ़ेंगे आगे आएंगे तो इसमें जो है देखिए धारा की दिशा में ही I2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस I2 R2 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू कर लेंगे क्या, यहाँ पर E2। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया। हम लोग इन दोनों इक्वेशन को लेकर हल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस तरह से, ठीक है। तो इस पर जो है आगे हम लोग बहुत सारा चर्चा करेंगे। देखिए इसमें ना, अथवा ये तो केसीएल था, है ना, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, ये केसीएल के थ्रू कर रहे हैं। देखिए केवीएल क्या है, ठीक है ना, किरचॉफ वोल्ट लॉ क्या कहता है ना। तो किरचॉफ वोल्ट लॉ कहता है, नीचे आप लोगों को परिभाषा दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम परिभाषा को समझाते हैं आप लोगों को। कहता है ये कि किसी भी जो परिपथ होता है, ठीक है, बंद परिपथ होता है, उसके विभिन्न खंडों में जो विभिन्न खंडों का जो भाग होता है, उसका जो मतलब विभव का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होना चाहिए, ठीक है। विभिन्न खंडों के सिरों पर विभव का योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी कि समेशन V बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि किरचॉफ का जो नियम है वो किस नियम का पालन करता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है मित्रों। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। कई बार एयरफोर्स इंडिया में पूछ भी देता है ये कि किरचॉफ लूप का नियम, है ना, पालन करता है किसको, आवेश संरक्षण नियम को, है ना। लूप का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को, और जो है कि नहीं संधि का नियम जो है आवेश संरक्षण नियम को, ठीक है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमारी क्लास कैसी रही, ठीक है, कहाँ त्रुटियाँ रही, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप लोग कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।